हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का क्लास 5 का यह 10वां अध्याय है, हमारी फसलें हमारा खान पान। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं एक एक करके। लिखा गया है कि ईरा और येसु बड़े दिन की छुट्टियों में अपने गांव जा रहे थे। वे अपने माता पिता के साथ पटना में रहते हैं। उन्होंने अभी तक अपना गांव नहीं देखा है। अपने दादा दादी जब भी गांव से पटना आते हैं तो प्रायः अन्न, फल, सब्जियां यादें लेकर आते हैं। गांव से जुड़ी बहुत सारी बातें बताते हैं। दादी ने एक बार उन लोगों से कहा कि तुम्हारे शहरी जीवन का आधार यहाँ गांव ही है। यहाँ के गांव ही हैं। ईरा और ईसु हमेशा दादी के द्वारा कही जा रही बात पर चर्चा करते रहे। आखिर गांव जो है शहरी जीवन का आधार कैसे हो सकता है। तो देखिए, आप अपने बारे में जो है सोच सकते हैं। सोचिए और आप इस बारे में सोच सकते हैं। और क्या जो है गांव शहर एक दूसरे पर निर्भर है, आपस में चर्चा करिए। देखिए, गांव से शहर क्या क्या जाता है और शहर से गांव क्या क्या आता है। तो गांव से शहर क्या क्या जाता है? अनाज जो कि आप खाते हैं, फल, सब्जी, फूल, दलहन तलहन जो खाते हैं वो सारे जाते हैं गांव से शहर। शहर से गांव क्या आता है? तो रुपया पैसा, रेडीमेड खाद्य सामान, स्टेशनरी, नमक, चीनी, सूजी, मैदा, वस्त्र इत्यादि जो है वो शहर से गांव की ओर प्रवेश करते हैं। आगे देखेंगे कि यहाँ पर दादाजी ने अपने पगडंडियों पर चलते हुए ईरा और ईसो को खेतों में लहराते हुए पौधे देखे। कहीं कहीं कुछ लोग इन पौधों की कटाई कर रहे थे। कुछ लोग कटे हुए पौधों के पुलंदे को एक पत्थर पर पटक कर उसकी फलियों को अलग कर रहे थे, जैसे धान का होता है ना। ईरा ने अपने दादाजी से पूछा, ये क्या हो रहा है? दादाजी ने कहा कि ये धान के पौधे हैं। इस जो है इलाके की मिट्टी जो है धान के लिए उपयुक्त है, धान की खेती के लिए। यह हमारे यहाँ मुख्य फसल है। धान क्या है? हमारे का मुख्य फसल है बिहार का। और जब धान की फसल पक जाती है तो उसे काट लिया जाता है। फिर धान के पौधे से उसके बीजों को अलग करके उसकी कुटाई करते हैं, जिसमें उनमें जो है हमें चावल प्राप्त होता है। ये देख सकते हैं, आप गांव में देहात में देखे होंगे। और ईरा और येसु दोनों यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि जो भात खाते हैं उसका उपज इसी प्रकार से होता है। येसु ने कहा, दादाजी मुझे धान उपजाने की पूरी प्रक्रिया बताइए। अब देखिए, धान की प्रक्रिया यहाँ पर देखेंगे, तालिका को हम भरेंगे और यहाँ पर जो है एक एक बात को देखेंगे। धान के खेतों की जुताई कब करते हैं? धान की खेतों की जुताई जो है हम कब करते हैं? गर्मी के दिनों में करते हैं, जब जो है बारिश आने वाली होती है उसमें हम कर लेते हैं। और किस मौसम में धान का बिचड़ा लगाते हैं? तो बरसात के मौसम आते ही जो है धान के बिचड़े लग जाते हैं। कितने दिनों के बाद बिचड़ा जो है मोरी बन जाता है? जब जो है आप देखते हैं कि वो कम से कम 2 से 3 महीना जो है यहाँ पर आपको लगते हैं यहाँ पर उसको पकने में। लेकिन जब मोरी करना है ना, बीज बन जाता है। बीज कब बन जाता है? 15 से 20 दिन में जो है, लगभग कहिए 25 दिन में जो है बन जाता है। मोरी का क्या उपयोग करते हैं? ऐसे आपको 2 से मतलब 120 दिन का खेती ऐसे होता है, ऐसे धान जो होता है। और मोरी का क्या उपयोग करते हैं? तो क्या करते हैं, उसको खेतों में जाकर रोप देते हैं। और कितने दिनों के वे जो है धान में बाली निकलने लगती है? तो 40 से 45 दिन जो है बाद जो है धान में उसमें पानी के ऊपर जो है उपलब्धता जितना होगी उतना जो है तेज़ी से वो निकलेगा। समझ गए? और यह मतलब 1.5 से 2 महीना में उसमें जो है बाली निकलने लगता है। और 3 महीने का, 4 महीने का, तो 120 दिन का जो खेती ही है, 120 दिन का। तो 3-4 महीना हो गया तो 4 त्योहार है, 120 दिन का खेती। धान की फसल कब तक पककर तैयार हो जाती है? तो ये 3-4 महीना में ये तैयार हो जाती है। अब तो जो है कम दिन का भी बीज आने लगा है कि अब 120 दिन नहीं, अब 80 से 90 दिन में उपजा दो। ये भी अब बीज आए हैं। अब है कि धान की फसल को बोने से लेकर काटने तक कि कुल कितना समय लगता है? तो 4 महीना, लगभग 4 महीना बोने से काटने तक। 3 महीना तो आपको लग जाता है उसको होने में ही, और 1 महीना बिचड़ी लगाते हैं। ये सब जो है आपको पता है। चलिए आगे है कि दादाजी ने कहा कि सबसे पहले धान का बिचड़ा लगाते हैं। देख रहे हैं 20 से 30 दिन के अंदर बिचड़ा मोरी के रूप में तैयार हो जाता है। तो वही बोले 20 से 30 दिन बहुत हो गया। 25 से 30 दिन जो है यहाँ पर आपको मतलब जो बोने के लिए हो जाता है, मोरी तैयार हो जाता है। और मोरी को उखाड़ कर खेतों में लगा देते हैं, पंक्ति में लगाते हैं। और खेतों में मोरी को लगाकर उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी देते हैं। कोशिश करते हैं कि फसल के पकने तक खेतों में पानी
बना रहे। पानी जितना दीजिएगा उतना फसल बढ़िया होगा। इरा बोली, दादाजी क्या जब जी चाहे कोई भी फसल उपजाई जा सकती है? दादाजी बोले, ऐसा नहीं है, आप उगाइए, गर्मी के दिन में गेहूँ उगाकर दिखाइए, नहीं होगा। तो कुछ फसलें वर्षा ऋतु में लगाई जाती हैं तो कुछ सर्दी में, और अब तो सिंचाई जो है, सिंचाई के इतने सारे साधन हो गए हैं तो गर्मियों में भी कुछ फसलें लगाई जाती हैं। ये आप जानते हैं कि जो बरसात के मौसम का आप देख रहे थे कि इंतज़ार करेंगे होगा पर रोपेंगे, अब बरसात का मौसम का इंतज़ार जो है कम ही किया जाता है, जो गर्मी के दिनों में। धान की देखिए रोपनी तो शुरू हो गई है, धान बहुत जगह रोपा भी गया है। अब देखिए सर्दी, गर्मी और बरसात की जो है फसल लगाए जाने वाले आपको बताने हैं कि कौन-कौन से। देखिए सर्दी में क्या लगाते हैं? गेहूँ, चना, खेसारी आदि जो है आप लगाते हैं। सरसों हो गया, ये सब सर्दी में लगाते हैं। गर्मी में मक्का लगाते हैं, जो मक्का गरमा होता है, ये ठंडी में भी लगता है। जो है मक्का ठंडी में भी लगाते हैं, अक्टूबर नवंबर में भी लगता है, गर्मी में भी लगता है। और मूंग लगाते हैं। मूंग कब लगाते हैं? तो मूंग जब आलू उखाड़ लेते हैं तो मूंग लगाते हैं ना। सूरजमुखी हो गया और जो है अंडी हो गया, ये सब जो है गर्मी के दिनों में लगा देते हैं। धान देखिए बरसात के दिनों में, पटसन देखिए, उड़द देखिए, मक्का भी बरसात के दिनों में, मरुआ, बाजरा, ये सब जो है बरसात के दिनों में कोंदो। और मरुआ बाजरा तो जान रहे हैं कि क्या है, ये अब मोटा अनाज के रूप में आ गया। पहले भी अनाज मोटा ही अनाज था, लेकिन अब लोग नहीं खाते हैं। तो अब मोदी जी जो भी है सरकार यहाँ पर है, वो चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज को हम खाएं। इससे जो है स्वास्थ्य की लाभ बहुत ज़्यादा होती है। स्वास्थ्य लाभ क्या आप जानते हैं कि बरसात में लगाए जाने वाले फसलों को खरीफ फसल कहते हैं? क्या कहते हैं? जो बरसात के दिनों में फसल लगते हैं उसको खरीफ फसल कहते हैं। जो सर्दी के दिनों में जो फसल लगता है उसको हम रबी फसल कहते हैं। और जो गर्मी में लगाया जाता है फसल उसको हम जायद फसल कहते हैं। याद रखिएगा, जो गर्मी में लगाया गया फसल वो जायद होता है, जो बरसात में उसको खरीफ कहते हैं, जो रबी में लगाया जाता है उसको जो है सर्दी के मौसम में जो लगाया जाता है उसको रबी कहते हैं। चलिए अभी देखिए, यीशु ने कहा कि क्या सभी स्थानों पर एक ही तरह के फसलों को उगाया जा सकता है? दादाजी बोलते हैं। दादाजी बोले, भिन्न भिन्न स्थानों पर वहाँ की मिट्टी और मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें उगाई जाती है। यहाँ पर नक्शे फिर से आपको दिखाए गए हैं, नीचे दिए गए नक्शे हैं, कौन सी फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। तो देखिए रोहतास हो गया, यहाँ पर धान की खेती बहुत ही, कैमूर रोहतास के क्षेत्र में जो है ना, धान की खेती बहुत अच्छी तरह से होती है। यहाँ पर सारण हो गया, सारण, रोहतास, सिवान, गोपालगंज, ये सब जो है जिला, यहाँ पर जो है धान की खेती। यहाँ पर वैशाली जाएंगे तो केला की खेती, केला का निशान है ना लगा हुआ। पूर्वी चंपारण जाएंगे तो वहाँ पर चना की खेती होती है, पूर्वी चंपारण में बहुत ज़्यादा होती है। पटना में देखेंगे तो पटना में भी चना की खेती होती है। और दाल की खेती, मतलब चना जो होता है दाल की खेती होती है। मसूर की खेती, टाल जाइए, पटना टाल, जो कि मकामा टाल है वो पटना में ही पड़ता है। और यहाँ पर देखेंगे भागलपुर में, तो भागलपुर में भी धान की खेती होती है। धान की खेती भागलपुर में भी होती है। मखाना की खेती कहाँ होती है? मखाना की खेती दरभंगा के क्षेत्रों में, मधुबनी के क्षेत्रों में मखाना की खेती होती है। और कटिहार के क्षेत्रों में जो है देख सकते हैं कि केला की खेती हो रही है। ये सारे चित्र जो है दिखाए गए हैं। और राज्य सीमा, देश सीमा, और प्याज की खेती कहाँ? जम्मू कश्मीर में, और जो है लखीसराय जो है शेखपुरा के क्षेत्रों में प्याज की खेती। चना की खेती जो है हमने बता ही दिया कि चना की खेती पटना में होता है। और कुछ बचा है गेहूं की खेती, तो आप जानते हैं कि गेहूं की खेती कहाँ कहाँ होता है। तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो है गेहूं की खेती होती है। ठीक है, तो चलिए आगे हम चलेंगे कि संकेत से साथ साथ यहाँ पर है जिला और फसलों को नाम बताइए, कहाँ पर कौन जिला और कहाँ पर कौन फसलें। तो जिला का नाम आपको हमने यहाँ पर बता दिया था कि जो जिला मुख्य रूप से हैं वो मुख्य रूप से जो जहाँ पर जिला देखते हैं कि उस जिला में कौन सी फसलें पाए जाते हैं। तो ऊपर से आप फसल को ले सकते हैं, गोपालगंज, वैशाली और पटना, ये सब जो है मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। केला है तो वैशाली का है, और पूर्वी चंपारण है तो चना है, पटना है तो चना है, ये सारे बात आप कहेंगे। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर उगाए जाने वाले जो है गांव के बारे में आपको बताना है कि जो हम जो है आसपास के गांव को देखते हैं वहाँ पर उगाए जाने वाले विविध फसल। तो पूर्वी दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और जो है दक्षिण दिशा, गांव का नाम और उपजाने वाली फसल। देखिए कि गांव का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, चकिया रख दीजिए। यहाँ पर जो है पश्चिम दिशा में, कहाँ पर? पश्चिम के दिशा में। अब जो है यहाँ पर धान, गेहूँ, मक्का होता है। माधोपुर में धान, गेहूँ, मक्का होता है, पूर्व दिशा में है। उत्तर दिशा में आप देखेंगे
देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में कुछ नाम गाँव का रख दीजिए जो कि उत्तर दिशा में होगा, वो जो होगा धान, गेहूँ, खेसारी, कुछ भी आप दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो जिस गाँव में उपज होती है वो आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर चलेंगे कि ऐसु बोला, दादाजी अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग गाँव, अलग-अलग फसलें होती हैं, तो उन जगहों पर लोगों के खान-पान भी अलग-अलग होते होंगे। दादाजी बोलते हैं सहजता से, सही बात है, ये सही है। सहजता से उपलब्ध होने वाले खाद्य पदार्थ के अनुरूप जो है खाद्य पदार्थों के अनुरूप ही लोग अपने खान-पान की आदत बनाते, जहाँ पर जो चीज़ पाया जाता है वहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा खाया जाता है। आप चले जाइए पश्चिम बंगाल, वहाँ पर मछली भात खूब खाइएगा, क्योंकि मछली वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, भात भी मतलब कि चावल भी पाया जाता है, मछली भात उसको कहते हैं या चावल मछली कहते हैं। तो यहाँ तक कि अपने परिवेश में दूर चले जाने पर भी उनमें खान-पान और परिवेश में प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिएगा कि यहाँ पर गुजराती लोग क्या खाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, याद रखिएगा। मुझे गुजराती खाना अच्छा लगता है, जो कि क्या है, खाखरा और दाल तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। खाखरा दाल कहाँ, गुजराती। और मैं तो सिर्फ इडली और डोसा खाता हूँ, ये कहाँ, केरल के जो है दक्षिण भारत के खाना हो गए। यहाँ देखिए पाव भाजी खाने में बहुत मज़ा आता है, ये कहाँ के, तो ये आप जानते हैं कि पाव भाजी कहाँ खाए जाते हैं और लिट्टी चोखा कहाँ खाया जाता है, तो लिट्टी चोखा खाया जाता है आपको बिहार में, और पाव भाजी कहाँ खाया जाता है, तो ये खाया जाता है आपको मुंबई में। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि मछली भात जो है ये कहाँ खाया जाता है, तो बंगाल में। और दाल रोटी कहाँ खाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में दाल रोटी खूब खाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, हाँ तभी तो मेरे साथ पढ़ने वाले चेन्नई की विजय या पराया इडली डोसा खाने की बात करते रहते हैं, इसु बोली। अब देखिए भोज पदार्थ और स्थान, तो अपने मतलब यहाँ पर चित्र कौन कौन से भोज पदार्थ और स्थान हैं, तो हमने ऊपर आपको बताए थे कि कौन कौन से भोज पदार्थ और स्थान थे। तो पहला तो आप याद रखिएगा कि जो खाया जाता है, पहला यहाँ पर आपको बता रहे हैं, मुझे गुजराती वाला, तो गुजराती क्या खाता है, खाखरा दाल, और जो है चेन्नई क्या खाएगा, इडली डोसा। स्थान आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ नाम भी। और पाव भाजी कहाँ खाया जाएगा, जो है मुंबई में। और लिट्टी चोखा कहाँ खाएंगे, तो बिहार में आइए। और मछली भात बंगाल में, दाल बाटी चूरमा ये उत्तर प्रदेश में। ये हो गया। आप देखिए अपने दोस्तों से पसंद के भोजन के बारे में पता कर सकते हैं। दोस्त को जो भोजन पसंद है, रामू, श्याम, ईरा, बीरू, कमला, राधा, श्याम, जो भी है उसको जो खाना पसंद है, दाल रोटी है, जो है दाल सब्जी है, रोटी है, इडली डोसी बर्गर है, ये सब बातें आप लिख सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला है कि दादाजी जब भी बाजार जाती हूँ तो दही बड़े खाना पसंद करती हूँ, ईरा बोलती है। और ईशु ने कहा मुझे तो मोमो अच्छा लगता है खाना। दादाजी अपने साथ कभी मोमो खाया है, दादाजी बोलते हैं अरे हमारे ज़माने में हमारे ज़माने कहाँ ये सब चीज़ें मिलती थी, अब तो ना जाने क्या क्या मिलने लगे हैं। आप भी यहाँ पर बता सकते हैं कि यह जो है अब क्या क्या आपको यहाँ पर मिलता है, उस समय जो है खाए जाने वाले क्या चीज़ें होती थी, अब जो है खाने जाने वाले कौन सी चीज़ें होती हैं, इसको जो पहले नहीं मिलती थी ये आप पता करके बता सकते हैं। देखिए दादाजी के समय में जो है खाए जाने वाली चीज़ें क्या थी, तो दाल भात लोग जो है खाते थे, दाल रोटी सब्जी, बस यही इसी में सीमित रहता था। ज़्यादा से ज़्यादा भात लोग खाता था, ज़्यादा रोटी जो है खाते थे, मरुआ का रोटी, बाजरा का रोटी, ये सब जो है मक्का का रोटी। अब तो ये सब मिलता नहीं है, इसीलिए जो है अब देखते हैं कि मोटी अनाज को बढ़ाने के लिए बहुत काम की जा रही है। और उस समय के जो लोग होते थे हष्ट पुष्ट भी होते थे, जो है ताकत मिलती थी, ऊर्जा जो है इसमें ज़्यादा मिलती है। माता पिता के बचपन के समय मिलने वाली खाद्य सामग्री क्या थी, तो दाल चावल सब्जी रोटी सलाद पापड़ ये सब जो है उस समय मिलते थे। अभी तो आप रंग बिरंग के सलाद बनाकर खाते हैं, अनेक सामग्री लाते हैं। अब है कि ऐसे खाद्य सामग्री जो पहले नहीं मिलती थी, देखिए मोमो, नूडल्स, चाउमीन, मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब कहाँ पहले मिलता था, ये तो इधर का उपज है। देखिए आगे यहाँ पर है कि दादाजी ने कहा समय के साथ साथ खान पान और तौर तरीके में भी बहुत बदलाव आया है। देश विदेश में भोज्य पदार्थ का हर एक जगह मिलने लगे हैं, इसीलिए बदलते समय में जो है साथ साथ खान पान की आदतें में भी बदलाव आने लगे हैं। जैसे देखेंगे कि ईरा ने कहा कि आजकल अपने घर के समय में घर में भी समय समय पर नूडल्स, चाउमीन, मैगी
पिज्ज़ा, बर्गर इत्यादि बनने लगे हैं। दादाजी ने कहा, भाई जो चाहो बनाओ, खाओ, लेकिन यह भी सोचो क्या ऐसा भोजन खाकर हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पर सही बात है, ये तो सही बात है कि आप स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद खाकर, फल खाकर आप देखिए, उसमें ऊर्जा आपको ज़्यादा मिलती है और आप स्वस्थ भी रहते हैं। चाउमीन खाएँगे तो फूलकर फुलौरा हो जाएँगे, उसमें वसा बहुत रहता है और जो है बहुत सारी बीमारियाँ आपको हो जाएँगे। आओ बनाएँ लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा में क्या होता है, तो लिट्टी चोखा नाम आप तो सुने ही होंगे। यहाँ पर पटना जाएँगे, भोजपुर जाएँगे, यहाँ पर आपको लिट्टी चोखा भरपूर मिलेगा और जो है घी में डालकर खूब अच्छी तरह से खाते हैं। अपने यहाँ लिट्टी चोखा कई तरह से बनाया जाता है, देखेंगे सामग्री क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि लिट्टी चोखा में क्या-क्या जो है डाला जाता है। तो देखिए एक जो है मनोज तिवारी का गाना भी है, उसमें लिट्टी चोखा का पूरा मसाला का नाम दिया गया है। देखिएगा क्या होता है। आटा 4 कप लेंगे और जो है चना सत्तू लेंगे और 1 कप अजवाइन, मंगरेला, नींबू, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, सरसों का तेल और नमक, हरी धनिया पत्ती, गोल मिर्च, अदरक और घी, ये सारे लेंगे। सबसे पहले आटा लेकर उसको गूँधेंगे और उसको ध्यान से आप गूँधिएगा ताकि जो है आटा काढ़ा हो। और यहाँ पर अलग से लिट्टी में भरने के लिए भरावन तैयार करें और भरावन के लिए जो है सत्तू में अजवाइन, मंगरेला, नींबू, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, सरसों का तेल, नमक जो है स्वादानुसार मिलाएँगे। आटे की छोटी-छोटी लोई काटकर उसमें सत्तू भरावन करेंगे और जो है अब लिट्टी सेके जाने के लिए तैयार है। उपलों को सुलगाएँ, उपले जब पूरी तरह से जलने लगे तो उसे फैलाकर बराबर करें और उसके ऊपरी भरी हुई लिट्टियों को सेकें। लिट्टियों को जो है पलटते रहें, ऐसा ना करने पर क्या होगा, लिट्टी एक तरफ से जल जाएगा। जब लिट्टियाँ जो है भली-भाँति सिक जाएगी तो उसे जो है फटना शुरू कर देगा। वो क्या होगा, फटना शुरू कर देगा। फटी हुई लिट्टियों को उपले में अलग कर लें और एक कपड़े में रखकर उसमें लगे राख के कण जो है उसको झाड़ दें और घी उसमें लगा दें। अब लिट्टी खाने के लिए तैयार है, अब खाइए मज़े से। और लिट्टी के लिए आलू, बैंगन, टमाटर को अलग से पकाएँगे और पक जाने के बाद छिलकों को उतार कर उसे गूँधे तथा उसमें सरसों का तेल, लहसुन, काली मिर्च, अदरक, नमक आदि उसमें मिला देंगे और मज़े से दोस्तों के संग खाएँगे। ये हो गया आपका जो है टोटल लिट्टी कैसे बनता है। सावधानी इसमें रखेंगे, क्या रखेंगे, तो क्या मैं पिज़्ज़ा और बर्गर जैसा भोजन खाकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता हूँ? नहीं रख सकते हैं। ना भाई ना। स्वाद बदलने के लिए तो इसे कभी-कभी खाया जा सकता है, मगर हमेशा खाने से स्वास्थ्य क्या होगा? स्वस्थ नहीं रहा जा सकता, हानि होगी। तो इस प्रकार आपका चैप्टर होता है समाप्त। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलिए अगले चैप्टर में। बहुत-बहुत धन्यवाद।